गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग आज प्रतियोगिता दर्पण जनवरी महीना 2024 का आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य जो रहता है उसका पार्ट 1 अभी देखेंगे हम लोग, है ना। यानी प्रतियोगिता दर्पण का जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है, आर्थिकी वाला, उसका पार्ट 1 हम लोग देखेंगे। इसमें 5 क्वेश्चन को अभी हम लोग 5 क्वेश्चन या 5 टॉपिक को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। आराम से बोलचाल की भाषा में डिस्कस करेंगे, जस्ट लाइक ए ग्रुप डिस्कशन, और समझ जाइएगा तो फिर मैगजीन पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या है, 2023-24 की पहली तिमाही में जीडीपी में वृद्धि 7.6%, सीएसओ के अनंतिम आंकड़े। तो यहाँ पर क्या हम लोग को जानने का है? तो हम लोग को जानने का है कि पहली तिमाही को थोड़ा जान लेंगे, पहली तिमाही क्या होता है, और जीडीपी के बारे में थोड़ा जान लेंगे, और सीएसओ के बारे में थोड़ा जान जाएंगे, है ना। बाकी जो ये आंकड़ा होता है, आंकड़ा तो 3-3 महीना में चेंज होते रहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग मैगजीन पढ़ना सीख जाइए, यानी जो स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट को सीख जाए समझना, है ना। तो पहली तिमाही बोलने का मतलब क्या होता है, जीडीपी का मतलब क्या होता है, उसको हम लोग समझ जाएंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए जैसा कि हम लोग को पता है कि फिनेंशियल ईयर कैसे चालू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। यहाँ पर देखिए यार 2 साल का दिया गया, 23 भी 24 भी, तो साल तो 12 महीना का होता है, या तो 23 होना चाहिए या तो 24 होना चाहिए। तो 2 वर्ष क्यों आ जाता है 23-24? 2 वर्ष इसलिए आ जाता है क्योंकि 1 अप्रैल से शुरू होता है। जब 1 अप्रैल से शुरू होगा तो 12 महीना तो नेक्स्ट ईयर में ही चल जाएगा ना। जैसे 2023 का 1 अप्रैल से शुरू हुआ और इसको 12 महीना का चलना है, तो 2024 31 मार्च 2024 हो जाएगा, तब 2 साल का यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पहली तिमाही बोलता है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि फिनेंशियल ईयर वित्त वर्ष जो होता है, वित्त वर्ष कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से, कब तक, 31 मार्च। यानी इस साल 2023 में 2023 के 1 अप्रैल से शुरू हुआ होगा और 31 मार्च 2024 तक ये चलेगा। यानी 2023 1 अप्रैल से 31 मार्च कब तक, 2024 तक। ये टोटल कितना महीना हो गया, टोटल 12 माह हो गया। गिन लीजिए 12 माह हो जाएगा ना। अब इस 12 माह को क्या कर दिया, 3-3 माह का शेड्यूल में बांट दिया। इस 12 माह को, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च जो 12 माह है उसको 3-3 महीना का शेड्यूल में बांट दिया। तो पहला शेड्यूल हो गया क्या, अप्रैल मई जून, है ना। यानी कि अप्रैल से जून, ठीक है, एक तिमाही, 3 महीना हुआ ना, तो पहला तिमाही हो जाएगा। दूसरा जून तो हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर, यानी जुलाई से सितंबर, तो क्या हो जाएगा, दूसरा तिमाही हो जाएगा। ये तिमाही याद रखिएगा, तिमाही। फिर जुलाई सितंबर खत्म, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक क्या हो जाएगा बताइए, तीसरा तिमाही, है ना। और लास्ट में क्या बच जाएगा, चौथा तिमाही। दिसंबर तक खत्म, जनवरी फरवरी मार्च, और 31 मार्च पर जाकर महीना खत्म। तो जनवरी से मार्च, तो क्या हो जाएगा, चौथा तिमाही, है ना। 3 महीना 6 महीना, 6-3 9 महीना, और 9-3 12 महीना, कंप्लीट 12 महीना 3-3 महीना का शेड्यूल में बांट दिया था। तो 3-3 महीना का ये आंकड़े लेता है, सीएसओ है ना, ये 3-3 महीना का आंकड़े लेता है कि 3-3 महीना पर क्या क्या होता है। अब फाइनल आंकड़ा एक बार जब पूरा साल कंप्लीट हो जाता है तो एक फाइनल आंकड़ा निकाल देता है। इसीलिए इसको अनंतिम कहते हैं, क्योंकि ये अंतिम आंकड़ा नहीं है। अंतिम आंकड़ा कब होगा, जब चारों शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 12 महीना कंप्लीट हो जाएगा तब अंतिम आएगा। इसके पहले जो भी आंकड़ा आएगा वो अनंतिम होगा, यानी वो अंतिम नहीं है, वो अभी चल रहा है, जारी है, ठीक है ना। तो कहना चाह रहा, देखिए पहली तिमाही का बात कर रहा है, तो पहली तिमाही कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा पहली तिमाही।
तो पहली तिमाही ये हो जाएगा, यानी किस समय का बात कर रहा होगा, ये बात कर रहा है अप्रैल से जून महीना के बारे में ये स्टेटमेंट है। हम ये आपको बताना चाह रहे थे कि स्टेटमेंट को पढ़ना सीख जाइए। ये जो बात बोल रहा है पहली तिमाही, वो तो बोल के निकल गया पहली तिमाही, अब आपको समझना है, मैगजीन उतना नहीं समझाएगा, यहाँ पर हम आपको समझा दे रहे हैं कि पहली तिमाही का मतलब अप्रैल से जून के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। क्लियर, समझ गए। और 2023-24 क्यों होता समझ गए। यहाँ से 1 अप्रैल से शुरू करेंगे 2023 तक, 31 मार्च 2024 तक जाएगा, 12 महीने कंप्लीट होगा, तो ये साल भी आएगा, ये साल भी आएगा, इसलिए 2023-2024 का यहाँ पर जिक्र होता है। इकोनॉमिक्स में स्टेटमेंट पढ़ना सीखना होगा, तभी बात को समझ पाएंगे हम लोग। तो समझ गए पहली तिमाही में जीडीपी क्या होता है, जीडीपी समझ जाते हैं। फिर आपको टोटल हम समझाते हैं क्या बोलना चाह रहा है वो। जीडीपी पहली तिमाही में जीडीपी में वृद्धि हो गया कितना, 7.6। तो भाई जीडीपी थोड़ा सा जान जाते हैं हम लोग। जीडीपी ऐसे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम साधारण तरीका से आपको एक नॉर्मल तरीका से समझा दे रहे। एक वर्ष में, एक साल में, एक वर्ष में, यानी जीडीपी समझा रहे हैं आपको। जीडीपी एक वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर, किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर जितना भी सेवा और जितना भी वस्तु का उत्पादन होता है, ये हो गया सेवा। सेवा यानी सर्विसेज, जैसे बैंकिंग सेवा हो जाता है, टेलीफोन का सेवा हो जाता है, इंश्योरेंस हो गया, सब क्या सर्विसेज है। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब जैसे टाटा बिरला कार बना रहा है कि, या फिर कोई फैक्ट्री में कोई सामान बन रहा है, तो प्रोडक्शन हो गया। सेवा या वस्तु का उत्पादन एक वर्ष में, एक घरेलू सीमा के अंदर में, किसी देश का घरेलू सीमा के अंदर में जितना भी सेवा और जितना भी वस्तु का उत्पादन होता है, उस उत्पादन का जो मौद्रिक मूल्य होता है, उस मौद्रिक मूल्य का कुल योग जीडीपी कराता है। उत्पादन का मौद्रिक मूल्य का योग। जैसे मान ले सेवा उत्पादन हुआ 60 रुपया का, मान लेते एग्जाम्पल 60 रुपया का सेवा उत्पादन हुआ है। जितना भी सेवा हम लोग क्रिएट किए हैं वो 60 रुपया का उसका मौद्रिक मूल्य। हर चीज का एक मॉनेटरी वैल्यू तो होगा ना, इस कलम का भी मॉनेटरी वैल्यू है 20 रुपया, है ना। तो जितना भी सेवा हम बनाए हैं उसका 60 रुपया है। वस्तु का उत्पादन के लिए मान लीजिए उसका 100 रुपया है, उसका मॉनेटरी वैल्यू कितना है, मौद्रिक मूल्य है 100 रुपया। तो टोटल कितना जीडीपी हो जाएगा, 60 इधर और 100 इधर, 160 हो जाएगा, 160 रुपया हो जाएगा। सेवा का टोटल जोड़ लिए, वस्तु का टोटल जोड़ लिए, टोटल 160 हो जाएगा। बात को समझ गए। तो जीडीपी का मतलब होता है एक वर्ष के अंदर किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर कुल उत्पादित सेवा और कुल वस्तुओं का उत्पादन का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसका योग को कहते हैं जीडीपी, है ना। चलिए जीडीपी भी आप समझ गए, तो बस समझ गए, कोई बात ही नहीं है। सीएसओ का मतलब क्या होता है, सीएसओ का मतलब होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, है ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या कार्यालय, ठीक है। देखिए सीएसओ क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है ना। ये क्या करता है, आंकड़ों का संग्रहण करता है, ये आंकड़ों का डेटा का संग्रहण करता है, ठीक है। क्लियर, आप समझ गए। अब देखिए पढ़िए, तुरंत समझ में आ जाएगा। 2023-24 में पहली तिमाही में जीडीपी 7.6%, सीएसओ का अंतिम आंकड़े। सीएसओ बोलता है कि पहली तिमाही में देश का जो जीडीपी है उसमें 7.6 का वृद्धि हो रहा है। बस समझ गए बात को हम, यानी कि ये आपका अप्रैल मई जून, अप्रैल जून में जीडीपी 7.6 का वृद्धि हुआ है। सीएसओ का आंकड़ा है ये, सीएसओ का काम ही आंकड़ा का संग्रहण करना, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस जस्ट लाइक ग्रुप डिस्कशन जो होता है ना, उस वे में हम लोग को पढ़ लेना है। और मैगजीन पढ़िएगा तो फटाफट आपको सब समझ में आने लगेगा। पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त डीबीटी के जरिए पात्र किसानों के बैंक खाते में जारी। देखिए समझिए यहाँ पर बात को, यहाँ पर क्या है, पीएम किसान योजना डीबीटी, है ना, समझ जाते हम लोग। पीएम किसान योजना क्या होता है, देखिए पीएम किसान योजना जो है
पीएम किसान योजना। इस योजना के तहत जिस किसान के पास 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होगी उस किसान परिवार को साल में 6,000 रुपया दिया जाएगा और ये 6,000 रुपया 2-2 हजार का 3 किस्तों में दिया जाएगा। क्लियर? क्या होना चाहिए? 2 हेक्टेयर कृषि भूमि अगर रहेगा तो क्या होगा? 6,000 रुपया वर्ष में। इस किसान परिवार को 6,000 रुपया एक वर्ष में दिया जाएगा और ये 6,000 एक बार में नहीं डाल दिया जाएगा, ये 2-2 हजार करके 3 बार दिया जाएगा। यानी 2,000 का किस्त एक बार आएगा, फिर 2,000 का किस्त एक बार आएगा, फिर 2,000 का किस्त एक बार आएगा। 6,000 आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक वर्ष में आपको 6,000 दे दिया जाएगा। तो पीएम किसान का यही नियम है कि 2 हेक्टेयर भूमि आपका कृषि योग्य भूमि होना चाहिए। तो ऐसा परिवार को 6,000 रुपया वर्ष में दिया जाएगा, 2-2 हजार रुपया करके दिया जाएगा। तो बोला जा रहा है कि इसका 15वीं किस्त डीबीटी के जरिए पात्र किसानों के बैंक खाते में जा गया। डीबीटी क्या होता है? डीबीटी चलिए देख लेते हैं हम लोग। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है ना। यानी जो किसान होगा, जो 2-2 हजार रुपया जाएगा उसका सीधे अकाउंट में चल जाएगा। वो कहीं किसी ऑफिस में जाके नहीं मांगने जाएगा कि मेरा चेक आया कि नहीं आया है। सीधे 2,000 किसान का अकाउंट में चला जाएगा। जब पीएम किसान योजना में वो अपना नाम नामांकित करवाया होगा, रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, तो उस समय एक बैंक अकाउंट भी उससे मांगा गया होगा कि किसान अपना आप बैंक अकाउंट डाल दीजिए। तो बैंक अकाउंट फॉर्म में भरा होगा, उस बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो वही होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ताकि उसमें कोई घपला नहीं कर सके। नहीं तो पहले क्या होता था कि मान लीजिए कहीं बिडगो ऑफिस जा रहा है या सीओ ऑफिस जा रहा है या फिर कहीं पर गया, बोला कि मेरा चेक आया कि नहीं आया है। और अधिकारी लोग क्या करेगा या फिर ऑफिसर लोग या कर्मचारी लोग क्या करेगा, बोला ठीक है 2,000 का चेक आ गया आपका, लेकिन हम इशू तभी करेंगे जब उसमें से आप हमको 500 रुपये दीजिएगा। यानी 2,000 का चेक सरकार आपको भेज रहा है किसान को, लेकिन 500 रुपये कर्मचारी लोग रख ले रहा है। यानी पूरा लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, कोई हेरा फेरी नहीं हो सकता, सीधे अकाउंट में पैसा, सीधे किसानों का अकाउंट में। ठीक है, तो इसे लीकेज रुकता है। जो लीकेज होता है ना, वित्तीय लीकेज, वो गवर्नमेंट का रुकता है और गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है वो पूरा होता है ना। तो बस यही बताया जा रहा है कि किसान योजना का 15वीं किस्त, तो पहली किस्त शुरू हुआ था, पहली किस्त हुआ था 24 देखिए याद आ रहा है हमको, 24 फरवरी 2019 को पहली किस्त दिया गया था। देखिए पीएम किसान योजना का जो पहली किस्त था, पहली किस्त 24 फरवरी 2019 को दिया गया था। ठीक है, 24 फरवरी 2019 को, और ये 15वीं किस्त अभी दिया जा रहा है। तो न्यूज बन गया, 15वीं किस्त दिया जा रहा है, 15वीं किस्त जारी कर दिया गया। ये 15वीं किस्त कहाँ जारी किया गया है? झारखंड का खूंटी में एक समारोह हो रहा था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी 18,000 करोड़ रुपया एक बटन दबाए और वो सीधे अकाउंट में चला गया। किसमें? डीबीटी अकाउंट में। अब वहां से 18,000 करोड़ को जो लाभार्थी किसान होंगे उनका अकाउंट में जाता रहेगा। ठीक है ना। तो ये झारखंड के खूंटी में कर रहे थे कोई समारोह। झारखंड का खूंटी है, खूंटी जिला है, उसमें एक समारोह था। उसी में पीएम मोदी क्या किए? 18,000 करोड़, अमाउंट याद रखिएगा, 18,000 करोड़ की राशि डीबीटी में ट्रांसफर कर दिए। अब यहां से कहा जाएगा? सब किसानों के पास चला जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट 18,000 करोड़ रुपया डाल दिया, अब लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो बस यही था। आप समझिए स्टेटमेंट पूरा। पीएम किसान योजना के 15वीं किस्त झारखंड में दिया गया। डीबीटी का मतलब समझ गए आप। डीबीटी के जरिए पात्र किसानों को, जो किसान पात्र होगा, जिसके पास 2 हेक्टेयर जमीन होगा और भी जो पात्रता का नियम पूरा करता होगा और जो फॉर्म भर दिया होगा, रजिस्टर्ड होगा पीएम किसान योजना में, उसको बैंक खाते में पैसा चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप समझ गए। अब मैगजीन पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। क्या है? रबी के मौसम 2023-24, रबी के मौसम 2023-24 के लिए पोषक तत्व आधारित
सब्सिडी का निर्धारण। देखिए, चलिए हम देखते हैं। रबी का मौसम होता है, खरीफ का मौसम होता है। आप लोग को सब पता है कि रबी का मौसम में कौन सा फसल होता है, खरीफ का मौसम में कौन सा फसल होता है, कब बुआई होता है, कब कटाई होता है, ये सब तो प्रश्न पूछता ही है, आप लोग को पता ही है। देखिए, रबी का जो मौसम होता है, रबी रबी का जो फसल होता है वो कब होता है, इसका बुआई कब होता है? बुआई इस सर्दी में मेनली होता है, सर्दी में, है ना। इसका बुआई जो होता है अक्टूबर से दिसंबर, क्या? और कटाई कब होता है फसल का? अप्रैल, मई, जून, ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर बुआई होगा फसल का, कटाई कब होगा? अप्रैल से जून। फसल क्या होता है वो भी जान लीजिए, वो भी जान बता देते हैं। फसल होता है आपका गेहूं, बताइए आप लोग पता है, जौ, गेहूं, जौ, आलू, सरसों, अलसी, अलसी अलसी पता है आप लोगों को? अलसी होता है तीसी, जो तीसी कहते हैं ना हम लोग, वही अलसी कहलाता है। यही सब राई, यही सब फसल होता है ना। तो अब इसका खेती होना है, खेती होना है तो खेती किसान करेगा तो फसल में कीटनाशक भी डालेगा, खाद भी डालेगा, है ना। तो खाद के लिए पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट खाद पर भी सब्सिडी देता है। सब्सिडी मतलब कुछ किफायती मूल्यों पर, रियायती मूल्यों पर किसी सामान को दे देना किसानों को सस्ता मूल्य पर, वही सब्सिडी कराता है, ठीक है ना। तो सब्सिडी घोषित कर दिया गया किसके लिए? पोषक तत्व आधारित सब्सिडी घोषित कर दिया। पोषक तत्व जो खाद वगैरह डालेगा ना, तो खाद में क्या होना चाहिए? पोषक तत्व होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए, फास्फोरस होना चाहिए, सल्फर होना चाहिए, है ना। तो पोषक तत्व आधारित सब्सिडी घोषित कर दिया गया है, उसको हम बता दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कौन कौन चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, है ना। नाइट्रोजन के बाद क्या है? फास्फोरस है, पोटास है, फास्फोरस है, ये हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और एक होता सल्फर, ठीक है ना। तो जरूरत के हिसाब से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर खाद में चाहिए। अब इसके लिए तो पैसा देना पड़ेगा, तो सबके लिए सब्सिडी बता दिया कि कौन कैसे किलो मिलेगा, रियायत मूल्य पर। तो इसके लिए गवर्नमेंट घोषित कर दिया। नाइट्रोजन के लिए किया कितना? 47.2 रुपया, 02 रुपया प्रति केजी, ठीक है ना। फास्फोरस के लिए किया है 20.82 प्रति केजी, ठीक है। फिर आपका पोटास के लिए किया 2.38 प्रति केजी, और आपका सल्फर के लिए किया है 1 प्रति केजी। इससे मिला हुआ पूरा जो खाद रहेगा उसका सब्सिडी का जो मूल्य रहेगा वो पता चल जाएगा। तो मोटा मोटी थोड़ा देख सकते हैं, आपको कुछ कुछ डेटा याद रखिएगा, ताकि अगर मान लीजिए एग्जाम में दे दे, कभी कभी एग्जाम में ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी डाल देता है कि नाइट्रोजन के लिए कितना सब्सिडी दिया गया है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ जाइए बात को, है ना। कि खाद पर, पोषक तत्व आधारित खाद पर ये सब्सिडी गवर्नमेंट देता है, वो दे दिया है। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैगजीन में होता क्या कि बुकिश लैंग्वेज रहता है, और हम लोग बोलचाल की भाषा में उन सब बातों को आसानी से समझ जा रहे हैं। देखिए, भारत बांग्लादेश के बीच अगरतला अखौरा रेल लिंक सहित 3 परियोजना का उद्घाटन हुआ है ना। 3 परियोजना का उद्घाटन हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसको अच्छा से समझ लीजिए। ये भारत बांग्लादेश से अगर कुछ परियोजना बनता है या कुछ संधि वगैरह होता है तो प्रश्न आ ही जाता परीक्षा में, क्योंकि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है और मेंस में भी बनने का बड़ा उम्मीद होता है ना। तो देख लेते हैं भारत बांग्लादेश।
क्या बोलता भारत बांग्लादेश के बीच में 3 परियोजना पर बात हुआ है, 3 परियोजना पर बात हुआ है। जब 3 परियोजना का उद्घाटन हुआ, पहला परियोजना क्या भाई, तो पहला क्या है आपका अगरतला और अखौरा रेल लिंक। अगरतला अखौरा ठीक है, ये रेल लिंक बनेगा, रेलवे ट्रैक है, रेल लिंक बनेगा। अगरतला आपका त्रिपुरा में है, अखौरा बांग्लादेश में, ठीक है। यहाँ से एक रेल लिंक बनेगा, ठीक है ना। ये पूर्वोत्तर भारत का पहला रेल लिंक होगा जो बांग्लादेश से जुड़ेगा, पूर्वोत्तर भारत का। तो त्रिपुरा में है ये, जान लीजिए, जानते ही हैं। और अखौरा में एक रेल लिंक बनेगा, रेल लिंक है ये, ठीक है, जिससे अगर जैसे त्रिपुरा से बांग्लादेश जुड़ जाएगा, उस पर बात हो रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका, बता दे रहे हैं आपका खुलना मोंगला पोर्ट, खुलना मोंगला पोर्ट लाइन, यानी खुलना से मोंगला तक एक पोर्ट का लाइन बनेगा, ठीक है ना। उसका उस पर बात चल रहा है कि इसको डेवलप किया जाए। तीसरा क्या है आपका सुपर थर्मल, मैत्री परियोजना जानते हैं ना, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है वो परियोजना यूनिट 2 पर बात हो रहा है, यानी मैत्री सुपर थर्मल पावर, मैत्री सुपर थर्मल पावर, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट यूनिट 2 है ना। इसे 1350 मेगावाट, इसे 1350 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगा, 1350 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इन 3 चीजों पर बात हुआ, बस इतना ही फैक्ट आपको ध्यान रखना है। क्या क्या, अगरतला से अखौरा तक एक रेल लिंक बनेगा, खुलना मोंगला पोर्ट लाइन बनेगा, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट बनेगा यूनिट 2, ऐसे 1350 मेगावाट का बिजली उत्पादन होगा। इन 3 बातों पर भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या हुआ है बात हुआ है। यही समझा रहा आपको, समझ चुके हैं आप अब, यानी कि ये कर लिए, ये कर लिए, ये कर लिए और ये कर लिए। आगे देख लेते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार 2027 तक भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, ठीक है ना। वो कहीं क्या है कि 2027 तक भारत का जो अर्थव्यवस्था होगा वो विश्व का तीसरा अर्थव्यवस्था होगा। देखते हैं हम लोग, देखिए वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री आपका निर्मला सीतारमण ही तो पता ही है कि ना 2027 तक भारत क्या होगा, विश्व का तीसरा अर्थव्यवस्था, यही कर रही है। अभी कौन कौन है, तो पहला नंबर पर अभी वर्तमान में अमेरिका है, दूसरा पर कौन है, चीन है, तीसरा पे कौन है, जापान है, चौथा पे कौन है, जर्मनी है ना, पांचवा पर भारत। ये बता रही है मैडम कि भारत जो है 2027 तक ये तीसरा नंबर पर पहुंच जाएगा, तीसरा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। क्लियर। ये कैसे बता रही है, किस आधार पर बता रही है, कुछ आधार तो होना चाहिए ना। कैसे नहीं ना कि मन किया सपना कल रात को आया था कि हाँ आप तो दूसरा नंबर पर बनने वाले, तीसरा नंबर पर बनने वाले, आप बोल दिए सुबह। ऐसा तो नहीं, IMF के आंकड़ों के आधार पर बताई है। आधार क्या बताने का इनका, जो मैडम बताई है, तो आंकड़ा किसका है, IMF का जो आंकड़ा है वही बता रहा है कि 2027 तक भारत विश्व का तीसरा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कंप्लीट कर लिए।
इसको, ये भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर लिए हैं। हम लोग पार्ट 2 कर लेंगे। पार्ट 2 में भी 5 क्वेश्चन होगा तो आराम से हो जाएगा। क्या सारा का सारा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।